हॉर्स में एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से 62 स्टूडेंट्स हैं, और भाई सभी जुड़ जाएं। हाँ, बताएं इनमें कौन सी आर्टरी से, डॉग कैट सीप गोट में कौन सी आर्टरी से आप पल्स रेट मेजर करोगे? नाड़ी दर किससे मापोगे? तो इसका है फीमोरल आर्टरी। किसी का आंसर नहीं है अभी, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। बैंक्स डिजीज किसको बोलते हैं? बैंक्स डिजीज, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके। हाँ, अच्छा आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब पता चला है। ब्रुसेलोसिस को बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। विकास, पवन सभी के आगे, हाँ राधे का भी आ गया ब्रुसेलोसिस का। अगला क्वेश्चन बताएं, एक बीमारी सुनी होगी आपने, ब्रेक्सी डिजीज। ब्रेक्सी डिजीज कौन से तो बैक्टीरिया से होती है, और किस एनिमल में होती है? बताएं भाई। जेठाराम, युवराज, डूडी, सोनू डूडी, बताएं ब्रेक्सी डिजीज किस एनिमल में होती है और किस बैक्टीरिया से होती है? बिल्कुल राधे राठौड़ का सही आ गया, सीप में होती है। रोशनी, ब्रजेश, गुजर सभी का सही है, सीप में होती है। कौन सा बैक्टीरिया बताएंगे आप? मनलाल का आ गया, बिल्कुल भेड़ में होती है, और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम से होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये बच्चे तरक्की करेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी का आपने नाम सुना होगा, काफी खतरनाक बीमारी है। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, उससे ये बीमारी होती है। वूल शॉर्टस डिजीज, हाइड पॉटस डिजीज उसको कहते हैं, और रैग पिकर्स डिजीज भी कहते हैं इसको, स्प्लिनिक फीवर भी कहते हैं, जहरी बुखार भी कहते हैं, काफी सारे इसके नाम है। कॉच ने इस बैक्टीरिया को खोजा था, इसलिए इसको कॉच, रॉबर्ट कॉच के नाम पर इसको कॉच डिजीज भी कहते हैं। इसको फांसी भी कहते हैं, इसको कलपुली भी कहते हैं, ये सारे नाम है। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है, एक तो आपको पता होगा इसमें राइगर मोर्टिस एब्सेंट होती है, और इसमें जो ब्लड नेचुरल ओरिफिसेस से आता है, प्राकृतिक जो छिद्रों से, जैसे वेजाइना, वल्वा, नोज है, माउथ है, इनसे जो टेरी कलर का जो ब्लड आता है, वो ब्लड अनकोगुलेटेड रहता है, वो जमता नहीं है। और रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या कारण है? बताएं भाई कोई, बताएं भाई। एंथ्रेक्स जो बीमारी है उसमें नेचुरल ओरिफिसेस से बिना जमा हुआ अनक्लोटेड ब्लड बाहर आता है, बताइए। ये एटीपी कौन लिख रहा है? ये प्लेटलेट्स का टूटना। नहीं 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 नहीं, किसी का ठीक नहीं है, हम बता देते हैं, मुझे पता है आपको ये आंसर नहीं आता होगा। नहीं, एंटी शिरुनिन ये कौन सा खोज कर दिया भाई दिनेश गुर्रारिया आपने? तो हिपेरिन, ओहो हिपेरिन तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। बताएं भाई। नहीं, सुन लो अब, रागिनी जैन आपका भी गलत है, आशीष चौधरी बिल्कुल गलत है। देखिए, एंथ्रेक्स का जो स्पोर होता है, इस स्पोर से एक पॉलीपेप्टाइड निकलता है, और इस पॉलीपेप्टाइड का नाम है, इस पॉलीपेप्टाइड का नाम है ग्लूटामाइल। ये ग्लूटामाइल नाम का जो पॉलीपेप्टाइड है, इसके कारण क्लॉट नहीं हो पाता, बस ये स्पेलिंग ग्लूटामाइल। देखिए, वैसे तो काफी टफ पड़ जाता है, लेकिन हो सकता है कहीं ये क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्लूटामाइल नाम का एक पॉलीपेप्टाइड होता है, जो कि इसके स्पोर से सीक्रेट किया जाता है। इस ग्लूटामाइल की वजह से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन।
बताइए स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? बताएं, तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? बिल्कुल, तारक करता है। ठीक है, पीके यादव जेठाराम, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, सीमन में शुक्राणुओं का मृत पाया जाना या मृत शुक्राणुओं की अधिकता क्या कहलाती है? वीर्य में या सीमन में मृत शुक्राणुओं की अधिकता? बताएं भाई। नेक्रो, बिल्कुल सही है देवेंद्र सिंह, नेक्रोस्पर्मिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल, नेक्रोस्पर्मिया। एक दिन और मैंने ये चीज डिस्कस की थी, वापस पूछ लेता हूं। लाइव स्टेन, लाइव स्टेन कौन सी होती है जिससे शुक्राणुओं का या सीमन को, हाँ, स्टेन किया जाता है? बताएं, लाइव स्टेन कौन सी होती है जिससे स्पर्म जो जीवित होता है उस जीवित स्पर्म का पता लगाया जाता है? बिल्कुल, राधे राठौड़ का आ गया, इयोसिन निग्रोसिन, इयोसिन निग्रोसिन। कुशल डांगी का भी आ गया, देवेंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे, बताएं भाई स्पर्म को एनर्जी कौन सी शुगर देती है, कौन सी शर्करा से शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है? मिहिप पाटीदार, बताएं कौन सी शर्करा से? बिल्कुल, फ्रक्टोज से मिलती है। तो हाँ बिल्कुल, सभी का आ गया, पीके यादव, डीएस। फ्रक्टोज शर्करा किसके सीमन में सर्वाधिक पाई जाती है? मैक्सिमम इन विच सीमन? कौन से सीमन में, किस जानवर के सीमन में फ्रक्टोज शर्करा सबसे ज्यादा पाई जाती है? बताएं भाई। हाँ बुल, सही है, दिनेश का आ गया बुल, पवन सभी का आ गया बुल। अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छी बात है, एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम होता है, ये एंजाइम किसकी लार में सबसे ज्यादा होता है? विकास, अगला क्वेश्चन का आंसर दो अब। एमाइलेज एक एंजाइम होता है, किसकी लार में सबसे ज्यादा होता है एमाइलेज एंजाइम? बताएं भाई। बिल्कुल, हाँ, बच्चों का आंसर आ गया, नरेंद्र का भी आ गया, प्रतीक, बिल्कुल, पिग, रोशनी, पिग। पिग की लार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। डॉग नहीं है भाई, पिग है, पिग। गलत है, जिसका डॉग आंसर आ रहा है, हाँ, पिग की लार में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बताइए, डॉग में ओनली एक सहायक जनन ग्रंथि होती है, एक सहायक जनन ग्रंथि, एसेसरी सेक्स ग्लैंड होती है डॉग में एक। कुत्ते में केवल एक सहायक जनन ग्रंथि होती है, उसका नाम बताओ। हमें इतना फास्ट चलना है कि आपको कहीं ना कहीं फायदा हो, आप अकेले नहीं पढ़ सको, उससे अच्छा फायदा हो, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है, इसलिए हम आपका ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। सभी का आंसर सही है, प्रोस्टेट, और ये ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा CRD, तैयार रहें, 1 मिनट में 5-7 प्रश्न करने हैं अपने को। CRD कौन सी, किस रोग कारक से होती है? मुर्गी में होने वाला एक रोग है, विशाल नावरिया का भी आ गया, GS पवार का भी आ गया, सभी के कमेंट्स पर मेरी नजर है, किसी का नाम नहीं बोलूं तो ये मत समझो। बिल्कुल, कमल सोलंकी का आ गया, माइकोप्लाज्मा। CRD किससे होती है? माइकोप्लाज्मा से होती है। अगला, बिल्कुल सभी का आ गया, नरेंद्र मोहर सिंह। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, बताएं ब्रूडर्स निमोनिया, ब्रूडर्स निमोनिया किस फंगस से होता है? बताएं। फास्ट और मैराथन 1 घंटे में अपने को काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं, बताएं। बिल्कुल, वेटनरी, सभी का आ गया, एस्परजिलस फंगस से, एस्परजिलस फंगस से ये होती है। अगला बताएं आप क्वेश्चन, वारफेरिन,
वारफेरिन जो पॉइजनिंग हो जाती है उसका एंटीडोट बताएं। वारफेरिन पॉइजनिंग, पी के यादव, विशाल नावरिया, वारफेरिन पॉइजनिंग का एंटीडोट बताएं। बिल्कुल कुशल डांगी ने बहुत अच्छा सबसे फर्स्ट में आंसर दिया है। विटामिन के, विटामिन के बहुत अच्छी बात है, सभी को आता है। अभी मैं आपको बता देता हूं, एक स्वीट क्लोवर नाम का एक पौधा होता है जिससे डाइकोमोरल नाम का पदार्थ निकलता है जो विटामिन के को नष्ट करता है, और ये वारफेरिन भी विटामिन के की कमी करता है, और जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पशु में रक्तस्राव शुरू हो जाता है। अगला मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, बिंदु बिंदु के रूप में होने वाला हिमोरेज क्या कहलाता है? इस तरह का जो हिमरेज होता है उसको क्या कहते हैं? इस तरह का हिमरेज होता है उसको क्या कहते हैं? इस प्रकार बिंदु के रूप में होने वाले रक्तस्राव को क्या कहते हैं? बिल्कुल पवन, पिन पॉइंट तो बोलते हैं, एक नाम और है इसका, हाँ, पेटेचियल हिमोरेज। क्या बोलते हैं इसे? पेटेचियल हिमोरेज, पिन पॉइंट हिमोरेज या पेटेचियल हिमोरेज। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे, रानीखेत रोग की कौन सी स्ट्रेन सबसे खतरनाक है? रानीखेत जो डिजीज होती है मुर्गी में, उसकी सबसे खतरनाक हाँ बताएं भाई, इसकी कौन सी स्ट्रेन सबसे खतरनाक होती है? बिल्कुल वेलोजेनिक चौथी स्ट्रेन होती है जो सबसे खतरनाक होती है। बिल्कुल वेलोजेनिक, वेलोजेनिक जो स्ट्रेन होती है वो सबसे खतरनाक होती है रानीखेत की। अगला प्रश्न बताएंगे आप, फाउल प्लेग काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा हूं, फाउल प्लेग किस बीमारी को बोलते हैं? राधे राठौड़ बताएं, विशाल राधे दोनों बताएं, फाउल प्लेग किसको बोलते हैं? बस, ये गलत, अभी भी गलत आ रहा है, ये किसका आया गलत, इसको पकड़ने दो। ये कौन है बच्चा? हाँ, नरेंद्र वर्मा, पढ़ते नहीं हो भाई? हाँ, बर्ड फ्लू को कहते हैं फाउल प्लेग, है ना? ये सही है, बर्ड फ्लू को बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू जिसको आप बोल सकते हो, बर्ड फ्लू को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न आपसे है, बताएं भाई, कौन सी बकरी के सींग स्क्रू जैसे होते हैं? स्क्रू जैसे सींग कौन सी बकरी के होते हैं? राजकुमार मीणा बताएं, कौन सी बकरी के सींग? बिल्कुल कच्छी के होते हैं, आ गया आंसर, बहुत अच्छी बात है, सभी का आ गया। कच्छी जो बकरी होती है कच्छ के रण में, कच्छी बकरी के सींग कैसे होते हैं? इस तरह से घुमावदार होते हैं। अगला बताएंगे, फ्रेमिटस, फ्रेमिटस जो आर्टरी महसूस की जाती है प्रेग्नेंट एनिमल में, फ्रेमिटस वो कौन सी आर्टरी होती है जिसको पीडी में भी काम में लेते हैं? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए भी एक टूल होता है कि वो एक तरीका होता है कि उसको, हाँ, से महसूस करते हैं। 80-120 क्या लिखा है भाई, वेटनरी डॉक्टर वीएफओ? हाँ बिल्कुल क्षतिज, और इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया मिडिल यूट्राइन आर्टरी, बिल्कुल उसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, कैमल में सबसे ज्यादा पथरी कहाँ होती है? कैमल में पथरी की साइट बताओ, सबसे ज्यादा होने वाली पथरी कहाँ पर बनती है? कैमल में और बुल में एक ही जगह बनती है, दोनों में, बताएं कहाँ पर बनती है? रेमिटेस किसको बोलते हैं? मिडिल यूट्राइन आर्टरी को बोलते हैं फ्रेमिटस। हाँ भाई, सिग्मोइड फ्लेक्सर में बनती है, बिल्कुल सही है, जो एस शेप सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है ना, इसमें बनती है। सिग्मोइड फ्लेक्सर में सबसे ज्यादा पथरी बनती है किसमें? ऊंट में। हाँ, जैसे रैम में और इनमें और अन्य जानवर होते हैं उनमें भी सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है। देखिए पेनिस दो प्रकार के होते हैं, एक तो
स्ट्रक्चर के हिसाब से सिग्मोइड फ्लेक्सर वाला और एक वेस्कुलर या मस्कुलर पेनिस जो कि हॉर्स में पाया जाता है, डॉग्स में पाया जाता है। और सिग्मोइड फ्लेक्सर वाला पेनिस पाया जाता है सांड में, बफेलो बुल में, इसके अलावा बक में, रैम में, इन जानवरों में, और कैमल में और बोर में। अब आपको आपको क्वेश्चन एक और मैं कर रहा हूं, बताइए प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर किन किन जंतुओं में पाया जाता है? प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर बताएं भाई, बताएं प्री स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर। बिल्कुल, दो जानवर हैं, बोर और एक है कैमल। इन दोनों जानवरों के अंदर क्या होता है? हाँ, अगला प्रश्न रहेगा मेरा, चूंकि आपको पता है कैमल की जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक होती है, अपवाद स्वरूप, और इसका जो शेप होता है इस तरह से बाइकॉन्वेक्स होता है। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है तो कितना प्रतिशत या कितने गुना तक ये फूल सकती है? ऊंट की आरबीसी कितना गुना या कितने प्रतिशत तक फूल सकती है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हाल ही में बीएसएफ में। बिल्कुल 240% तक ये फूल सकती है। अगला मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताएं जो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, किल्ड वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर बताओ। किल्ड वैक्सीन्स आपको पता है जैसे बीक्यू होती है, एचएस होती है, ये जो बैक्टीरियल डिजीज हैं ज्यादातर उनकी किल्ड वैक्सीन्स होती हैं। जेठाराम, राधे राठौड़, किल्ड वैक्सीन्स को कितने टेम्परेचर पर रखते हैं अपन? राधे राठौड़, और नहीं है भाई, ये नहीं है, हम बता रहे हैं आपको 2 to 8 है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे है मोरसिंह कीरा, दिनेश गुरिया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिक एसिड पॉइजनिंग, प्रसिक एसिड पॉइजनिंग की जांच बताइए कौन से टेस्ट से करते हैं? राधे राठौड़, बताइए भाई, प्रसिक एसिड पॉइजनिंग नहीं आता आपसे? पवन, सभी चुप हो गए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद कीजिए। सुशील सिंह तोमर, वेरी गुड, कैलाश ने क्वेश्चन को पकड़ लिया, कैलाश कुशवाहा ने। देखो भाई, पिक्रेट पेपर टेस्ट करते हैं, आप गौर तो करो, प्रसिक एसिड किस एसिड को कहते हैं? प्रसिक अम्ल कहते हैं HCN को, और HCN है हाइड्रोसाइनिक अम्ल जो बनता है साइनाइड पॉइजनिंग में ज्वार से। ज्वार पर जब सूक्ष्म जीवों की क्रिया होती है, ज्वार को जब खा लेता है पशु, वो ज्वार जिसको तेज धूप लगी हो, पानी की कमी हो, उसके अंदर धुरिन नाम का जो ग्लाइकोसाइड है वो संश्लेषित हो जाता है। ये धुरिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस में बदल जाता है? HCN में, हाइड्रोसाइनिक अम्ल में, जो कि एक प्रकार का साइनाइड है। अब ये साइनाइड है, ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचता है। अब इसी साइनाइड का दूसरा नाम है प्रसिक एसिड। तो प्रसिक एसिड पॉइजनिंग की जांच करते हैं पिक्रेट पेपर टेस्ट से, पिक्रेट पेपर टेस्ट से। देखिए, ज्वार वाला जो क्वेश्चन है या साइनाइड पॉइजनिंग वाला है, मोस्ट कॉमन है पूछने के लिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और इसका एंटीडोट भी आपको पता होगा, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट इसका एंटीडोट होता है। अगला प्रश्न बताएंगे, कौन से VFA से दुग्ध वसा बनती है? दुग्ध वसा कौन से वोलेटाइल फैटी एसिड से बनती है? बताएं भाई, दीपक पाटीदार, महेंद्र धाकड़, बताएं कौन से बनती है? एसीटेट से बनती है, आज की तारीख में भी गलत बता रहे हैं, मिल्क फैट सिंथेसिस होता है एसीटेट से या एसिटिक एसिड से या एसीटेट से। जेठाराम भी बता रहा है, अरे वारे बेटा क्या पढ़ के गया फिर? ये इसमें 4-5 बच्चे ऑफलाइन कोचिंग के भी हैं,
फिर तो थोड़ी सी शर्म आने की बात है आप लोगों को। अगला है, हाँ वो जो है प्रोपियोनिक एसिड से ग्लूकोज बनती है। प्रोपियोनिक एसिड से क्या बनती है? ग्लूकोज। प्रोपियोनिक एसिड से क्या बनती है? ग्लूकोज। एसिटिक एसिड से क्या बनती है? मिल्क फैट बनती है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, बेसिलरी व्हाइट डायरिया किस बीमारी को कहते हैं? बेसिलरी व्हाइट डायरिया जो कि मुर्गियों में होता है, कौन सी बीमारी को बेसिलरी व्हाइट डायरिया कहते हैं? पवन कुमार लोधी। अगला प्रश्न आ चुका है, रोशनी का आंसर बिल्कुल सही है। पुलोरम डिजीज को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? पुलोरम डिजीज को बोलते हैं। पुलोरम डिजीज को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया सुना होगा आपने। अर्टिकेरिया जो बीमारी है वो किस अंग से संबंधित है? समस्या है अर्टिकेरिया, एक एबनॉर्मलिटी है। अर्टिकेरिया किस पर उत्पन्न होते हैं? हाँ भाई, पुलोरम डिजीज ये मुर्गी की बीमारी है। बिल्कुल, स्किन। क्षितिज डोंगरे आ गया। स्किन की समस्या है, चकत्ते बन जाते हैं स्किन पर, इसी को बोलते हैं अर्टिकेरिया। स्किन पर क्या बन जाते हैं? चकत्ते। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हमारा, बताइए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। शव का निस्तारण करने के लिए शव को कितने मीटर गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है? मान लीजिए एनिमल की डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को हमको डिस्पोजल करना है, तो कितने मीटर कम से कम गहराई होनी चाहिए गड्ढे, या फिर हम यूं कहें कि जो ग्राउंड लेवल है उससे कितनी गहराई पर वो शव को गाड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल सही है अजय राजपूत। ऐसे तो आप गहरे कुएं में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी गहराई में दो, लेकिन नीचे ग्राउंड वाटर से भी वापस से कंटामिनेशन हो सकता है, इसलिए जो कम से कम हम लिख सकते हैं, कम से कम 1.5 मीटर। सही आंसर है, कम से कम 1.5 मीटर होना ही चाहिए। इससे ज्यादा आप 3 मीटर करते हो तो और भी अच्छी बात है, 4 मीटर करते हो तो और भी अच्छी बात है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आपसे। हाँ भाई, गैल्वेनिक आपने सुना होगा। गैल्वानेग्रू किसके दांतों में बनती है? गालवाने। बिल्कुल, उम्र निर्धारण का एक तरीका है गैल्वामेज या गैल्वानी ग्रू। हिंदी में कहते हैं इसे गैल्वी यानी ग्रू। ये ग्रू घोड़े के दांतों में बनती है, इससे उम्र का निर्धारण किया जाता है। अगली संरचना है डेंटल स्टार, किसके दांतों में पाया जाता है? हाँ, डीएस का आ गया, इंसाइजर टीथ्स ऑफ हॉर्स। बिल्कुल, इसमें भी हॉर्स आएगा, हॉर्स। ये उम्र निर्धारण का तरीका आप लोग याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दांतों से उम्र निर्धारण। अगला प्रश्न मेरा ये है, हाथी के इंसाइजर किन दांतों के रूपांतरण होते हैं? हाथी के जो इंसाइजर दांत होते हैं वो रूपांतरित होकर के क्या बना देते हैं? कौन से दांत बना देते हैं भाई? हाथी के इंसाइजर दांत रूपांतरित होकर के क्या बनाते हैं? टस्क बना देते हैं। बिल्कुल, टस्क बना देते हैं, जिनको हाथी दांत कहते हैं हम। हाथी दांत बना देते हैं, जो मुंह से निकले हुए होते हैं लंबे लंबे। जबकि सुअर के कैनाइन होते हैं, वो क्या बनाते हैं? टस्क बनाते हैं। ठीक है, हाथी के इंसाइजर दांत रूपांतरित होकर के टस्क बनाते हैं, जबकि सुअर के कैनाइन दांत रूपांतरित होकर के टस्क बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, टेस्टिकोंडा एनिमल के एग्जाम्पल बताएं। टेस्टिकोंडा जंतुओं के नाम बताएं। टेस्टिकोंडा जंतु होते क्या है आपको पता होना चाहिए, और इनके एग्जाम्पल बताएं आप, कौन से होते हैं?
हाँ बिल्कुल सतीश डोंगरे। टेस्टिकोंडा वे जंतु होते हैं जिनमें स्क्रोटम नहीं पाया जाता, यानी वृषण कोष नहीं पाया जाता। इनके जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो उनमें एग्जाम्पल हम आपको दें, हाथी है, मुर्गा है और व्हेल है। व्हेल, हाथी, मुर्गा और व्हेल। व्हेल जो एक स्तनधारी जंतु है उसके टेस्टिस भी कहाँ होते हैं, उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। मुर्गे में भी स्क्रोटम नहीं पाया जाता, अंदर ही होते हैं किडनी के पास। और हाथी में भी ये जो टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा में ही होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए रट, रट किन किन जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रट जिनमें मेल हीट जैसे सिम्टम्स दर्शाता है उसको हम रट बोलते हैं। किन किन जंतुओं में रट के लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ देखिए हम बताएं आपको, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। महेंद्र धाकड़, मर्सी वेट, विशाल नवरिया, जेठाराम, मिहिप पाटीदार, धनु साहू, दिनेश। बजाय आप लोगों के नाम, लक्की सेन भी आ गया, रोशनी भी है, विशाल। बजाय मैं आपके नाम लेने के मैं इधर कुछ याद कराऊं तो बेटर रहेगा। जेठाराम ठीक है। ये है ऊंट, हिरण और हाथी। ये तीनों के नर जो होते हैं वो मस्त में आते हैं, रट को मस्त भी बोलते हैं। और हाथी तो ऐसे टाइम पे बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, डालियों को तोड़ता है, हिरण भागता है इधर उधर। ऊंट का आपको पता होगा, ये सॉफ्ट पैलेट को बाहर निकाल करके, गुल्ला को बाहर निकाल करके, और ये रट के सिम्टम्स में गर्गलिंग की साउंड पैदा करता है। तो ऊंट भी काफी एग्रेसिव हो जाता है। और कभी कभी ऊंट में इस अवस्था में स्यूडो कॉपुलेशन भी पाया जाता है, मिट्टी में मैथुन करता है, जिसको ओनानिज्म भी बोलते हैं। या फिर कभी कभी पेनिस को इंजरी भी हो जाती है। और कभी कभी इसका मैंडिबल फ्रैक्चर भी हो जाता है। मैंडिबल फ्रैक्चर जो ऊंट में होता है ज्यादातर रट के टाइम ही होता है। वो गुस्सा करता है और काटने की कोशिश करता है, हर चीज को काटने की कोशिश करता है। ठीक है भाई, महेंद्र धाकड़, RS, नवंबर टू मार्च, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न बताया। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्यूडंडल नर्व ब्लॉक किसकी सर्जरी के लिए करते हैं। प्यूडंडल नर्व ब्लॉक किसकी सर्जरी के लिए करते हैं। प्यूडंडल नर्व ब्लॉक, 3 बार बोल दिया, अब तो आंसर दे दो, किसी का भी नहीं आया। बिल्कुल, कमल सोलंकी का आ गया, आशीष चौधरी का आ गया, मिहिप का आ गया। पेनिस की सर्जरी के लिए करते हैं, प्यूडंडल नर्व ब्लॉक पेनिस की सर्जरी के लिए करते हैं। तो बताएं। हाँ भाई, पेनिस की सर्जरी के लिए कौन सा नर्व ब्लॉक करते हैं, प्यूडंडल। अगला प्रश्न बताएं आप, पीटरसन नर्व ब्लॉक किसके लिए करते हैं। पीटरसन नर्व ब्लॉक किसकी सर्जरी के लिए करते हैं। पीटरसन नर्व ब्लॉक किसकी सर्जरी के लिए करते हैं। दिनेश का सबसे पहले आंसर है, पूर्वीकरण आई के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला बताएं आप। हाँ, एविडिन आपने सुना होगा, एविडिन। एविडिन जो है कौन से विटामिन को नष्ट करता है। एविडिन जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो कौन से विटामिन को नष्ट करता है। अंडे में पाया जाता है दिनेश, हमने ये नहीं पूछा कौन से विटामिन को नष्ट करता है। कमल सोलंकी सही है, विटामिन B7 को करता है। या विटामिन B7 का दूसरा नाम है आपको पता है, बायोटिन। या फिर इसको एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं, एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। और उबालने पर ये नष्ट हो जाता है, इसलिए अंडों को उबाल करके ही खाना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन B7 को नष्ट करता है। और आपको पता है विटामिन B7 सल्फर कंटेनिंग एक विटामिन है, और सल्फर की कमी हो जाएगी जिससे बाल झड़ने लग जाएंगे। इसलिए जो कच्चे अंडे खाते हैं उनके बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो बायोटिन की कमी कर देता है, कच्चे अंडे में पाया जाने वाला। हाँ, अगला प्रश्न हम आपसे रहेगा, बताइए माइमोसिन, माइमोसिन जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो किस में पाया जाता है।
महेंद्र धाकड़ बताएं माइमोसिन किस में पाया जाता है? नहीं आया आंसर। सुबाबुल में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, सुबाबुल में पाया जाता है। हाँ। जेठाराम, धन्नु साहू, दिनेश, जेठाराम सभी का सही है। अगला आपसे प्रश्न रहेगा हमारा, बताइए धान के भूसे में या चावल के भूसे में, व्हीट जिसको हम राइस स्ट्रा बोलते हैं, उसमें एक तो आप डीसीपी बता दो, और एक इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बता दो, और एक इसमें टीडीएन बता दो। तीनों चीजें बता दो भाई। व्हीट स्ट्रा में, सॉरी राइस स्ट्रा में, पैडी स्ट्रा, राइस स्ट्रा कुछ भी बोल दो इसको। पैडी मतलब धान, और राइस एक ही बात है लगभग। तो बताएं, डीसीपी भी बताएं और इसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी बताएं। हाँ, पवन कुमार ने एक साथ बता दिया, जीरो। हाँ, पूर्वीकरण के तीनों आंसर आ गए एक साथ, जीरो। डीसीपी कितना होता है? जीरो। हाँ, और इसके अंदर दो एंटी न्यूट्रल फैक्टर होता है, वो होता है ऑक्जेलेट। और टीडीएन कितना होता है? 44। ये कमल का गलत है भाई, कमल सोलंकी, सेलिनियम नहीं होता। हाँ, अगला हमारा प्रश्न रहेगा आपसे, बताएं फाइटेट, फाइटेट, फाइटेट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स किस में पाए जाते हैं? फाइटेट। देवेंद्र सिंह, डीसीपी तो जीरो होता है भैया, हमने धान के भूसे की पूछी है। डीसीपी 4 तो बहुत ज्यादा हो गई। फाइटेट्स किस में पाए जाते हैं? रोशनी है, हाँ ठीक है, प्लांट्स में पाए जाते हैं। हाँ, दिनेश का आ गया, अनाजों में पाए जाते हैं, सीरियल ग्रेन्स में पाए जाते हैं फाइटेट्स। बहुत अच्छी बात है, फाइटेट्स पाए जाते हैं अनाजों में। फाइटो से आपने पादप बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सीरियल ग्रेन्स में, अनाजों में पाए जाते हैं। अगला मैं पूछ लूँ आपसे, एएनएफ ही पूछ लेता हूँ, बताए ओट, ओट में, या जो जई का चारा होता है ओट है, उसमें क्या पाया जाता है? महेंद्र धाकड़, कुशल डांगी, रोशनी, पवन। जई में कौन सा, जई के चारे में कौन सा प्रतिपोषक? कमल सोलंकी का आ गया, नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। तो इन नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग को रोकने के लिए आप क्या दोगे? बच्चों बताओ, इस नाइट, हाँ, आरएस का आ गया नाइट्रेट, लेकिन नाइट्रेट की पॉइजनिंग को आप खत्म करने के लिए क्या एंटीडोट दोगे? हाँ, मिथाइलिन ब्लू, राधे राठौड़ का आ गया, मिथाइलिन ब्लू देंगे 1%। और नाइट्रेट से आपको पता है साइनोसिस हो जाता है, नीला हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन नीली हो जाती है ब्लू कलर की, और उसको ठीक करने के लिए मिथाइलिन ब्लू एक एंटीडोट के रूप में देते हैं। अगला आपसे प्रश्न रहेगा हमारा, बताइए जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया का मतलब होता है लार की कमी से मुख गुहा का सूख जाना, यानी होठों का सूख जाना, मुंह में पानी कम रहना। तो जीरोस्टोमिया कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पैदा करते हैं? विच एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रोड्यूसेस जीरोस्टोमिया? हाँ ठीक है, कमल का कि, हाँ एट्रोपिन पॉइजनिंग से भी होता है, ठीक है, एट्रोपिन से भी होता है, लेकिन हम आपको नई बात बताते हैं। टेनिन्स जो होते हैं, टेनिन्स जो कि बबूल में पाए जाते हैं, बबूल की पॉड्स में पाए जाते हैं, टेनिन्स, ये टेनिन्स जीरोस्टोमिया पैदा करते हैं। अरे दतूरे को कौन खिलाता है? बबूल को तो पशुओं को खिलाने में काम में लेते हैं। दतूरा तो गलती से खाया जाता है। सामान्य रूप से हम पशुओं को उनके पोषण के लिए या उनके खाने के लिए हम दतूरा नहीं खिलाते हैं, वो गलती से चला गया वो अलग बात है, वो फार्माकोलॉजी में आएगा, वो टॉक्सिकोलॉजी में आएगा। हम एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की बात करें, एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट उन बिंदुओं को कवर करता है जिसमें पशुओं को पोषण से संबंधित है, उनको खिलाए जाने से संबंधित है, तो खिलाते हैं हम। बबूल की पत्तियां जब हम परिस्थितियां होती है वातावरणीय, जब सूखा पड़ता है या चारे की कमी होती है, तो बबूल की पत्तियां खिलाते हैं। बबूल की पत्तियों में क्या पाया जाता है? टेनिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, बताएं
कपास के बीजों में एक ऐसा प्रतिपोषक पाया जाता है जो स्पर्मीसाइडल होता है। स्पर्मीसाइडल होता है, शुक्राणुनाशी होता है। कपास के बीजों में एक ऐसा प्रतिपोषक पाया जाता है जो शुक्राणुनाशी होता है। बहुत अच्छी बात है, गॉसिपॉल होता है। सभी का आंसर है अजय राजपूत, हाँ शंकर निनामा, हाँ सभी का है गॉसिपॉल। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हमारा, मानव भ्रूण जैसा आमाशय किसका होता है? मानव भ्रूण जैसा आमाशय, स्टमक किसका ह्यूमन एम्ब्रियो के जैसा होता है? बिल्कुल पिग का होता है। अरे वाह, आज तो सभी लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। बताओ जे सेप स्टमक किसका होता है? हाँ, जे सेप स्टमक किसका होता है? पवन, शुभम, सभी बच्चे हाँ वेट का आ गया सबसे पहले। हॉर्स, घोड़े का आमाशय होता है। बताइए फ्लोटिंग किडनी कौन सी होती है? कौन सी किडनी गाय में फ्लोटिंग किडनी होती है, राइट या लेफ्ट? आपको आर और एल लिखना है। गाय की कौन सी किडनी फ्लोटिंग होती है? बिल्कुल सभी का आंसर सही है। ये राइट कौन लिख रहा है भाई? एक बच्चे ने राइट लिख दिया, बाई किडनी। और देखिए रूमन की पोजीशन की वजह से, रूमन के भरे होने खाली होने से ये अपनी जगह चेंज करती रहती है। तो रूमिनेंट्स में लेफ्ट किडनी को फ्लोटिंग किडनी भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताइए घोड़े में हर्ट शेप किडनी कौन सी होती है? हर्ट शेप किडनी कौन सी होती है? हॉर्स में हर्ट शेप किडनी कौन सी होती है? बिल्कुल सही है, राइट किडनी हर्ट शेप होती है, दाई किडनी हर्ट शेप होती है हॉर्स में। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइए, एक स्यूडो रूमिनेंट पशु का नाम बताइए। स्यूडो रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट पशु का नाम बताओ एक। गिव वन एग्जांपल ऑफ स्यूडो रूमिनेंट एनिमल। बिल्कुल सही है, कैमल या ऊंट। बहुत अच्छी बात है, ऊंट में ओमेजम एब्सेंट होता है इसलिए ये स्यूडो रूमिनेंट होता है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, मुर्गी की अंडवाहिनी में निषेचन स्थल। मुर्गी की अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट में निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन प्लेस इन ओविडक्ट ऑफ फाउल। बिल्कुल इनफंडिबुलम में निषेचन होता है। बिल्कुल सही है, इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम में निषेचन होता है। अगला आपसे प्रश्न रहेगा हमारा, बताइए फीटस का मरकर, फीटस का मरकर सूख जाना, फीटस का गर्भाशय में या यूट्रस में मरकर सूख जाना क्या कहलाता है? सूख जाना, सूख जाना। हाँ सभी ने मम्मी का नाम ले दिया, ठीक है। मम्मी फिकेशन, कौन सा फिकेशन? मम्मी फिकेशन, सूख जाना। लेकिन मैं यहां पर सड़ जाना लिख दूं तो अब क्या आंसर आएगा? अगर हम यहां सड़ जाना लिख दें तो मैस्चुरेशन, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें बिल्कुल भी सर्विक्स ओपन नहीं होती, इसलिए यूट्रस का स्टेराइल वातावरण रहता है। स्टेराइल वातावरण के कारण वहां कोई बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये मम्मीफिकेशन होता है। स्केलेटन के ऊपर चमड़ी चमड़ी ऐसी चिपक जाती है बिल्कुल सूख करके, हाँ लेकिन सड़ता नहीं है। और यहाँ पर सड़ इसलिए जाता है क्योंकि सर्विक्स खुल जाती है या थोड़ी बहुत जगह दे देती है जिससे बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, जिससे सड़ा देते हैं, उसको मैसरेशन बोलते हैं। और इसमें हड्डियां हड्डियां महसूस होती है, कई बार चोट भी लग जाती है मैसरेशन की कंडीशन में, स्किन पूरी तरह से। और देखिए ये मम्मीफिकेशन भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, एक तो हिमेटिनिक होता है और एक पेपाइरस होता है। हिमेटिनिक वाला मम्मीफिकेशन किस में होता है बताएं? हिमेटिनिक मम्मीफिकेशन किस में होता है?
हाँ ठीक है, बिल्कुल साउंड आता है का, परचमेंट पेपर को महसूस करते हैं वैसा साउंड आता है, मेटेलिक साउंड। हिमेटिनिक बिल्कुल सही है, गाय में होता है। और एक पेपाइरेसियस किस में होता है? पेपाइरेसियस। हिमेटिनिक का आपने बता दिया, पेपाइरेसियस का बताओ। इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, इसमें भूरा हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो बच्चों, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पैरावेट कोचिंग की तरफ से आपको अग्रिम बेस्ट ऑफ लक। चौका मार के आना है आपको। हमारी तरफ से हमें और कुछ करना है तो वो आप बता सकते हैं, हम दिन भर लाइव भी ले सकते हैं आपको, अगर आप कुछ करो तो है। अपने घर वालों को कुछ गिफ्ट दो, है यानी सिलेक्शन करवाओ, ताजपोशी करवाओ। ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। कॉन्फिडेंस को हम जरूर आपका तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे। हमारी ये टेंशन मत करना कि, हाँ, क्योंकि गुरु का काम होता है ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गडी गडी काटे खोट, अंतर हार सहार दे बाहर भाई चोट। तो गुरु का काम होता है बच्चे को मॉडिफिकेशन करना, उसको कभी कभी टफ क्वेश्चन पूछना जिससे उसे आए नहीं, कभी उसे ये भी महसूस हो कि मुझे नहीं आता, कभी उसे अच्छा भी लगे। तो दोनों ही चीजें कर करके उसे नैया पार कराना होता है, वो हमारा काम होता है। ठीक है, करो भाई मेहनत। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा हमारा, बताएं। क्लोप्रोस्टेनॉल, क्लोप्रोस्टेनॉल आपने खूब सुना होगा, ये किस हार्मोन का एनालॉग है? बताइए, क्लोप्रोस्टेनॉल किस हार्मोन का एनालॉग है? पीजीएफ2 अल्फा। बहुत बढ़िया बात है। अगला प्रश्न हमारा एनाटॉमी से रहेगा। टार्सल ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? टार्सल ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? टार्सल ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं भाई, बताएं जल्दी। हाँ, आंख में पाई जाती हैं, आंख में पाई जाती हैं भाई। बहुत बढ़िया बात है। सेकेंडरी हर्ट किसको बोलते हैं, शरीर का सेकेंडरी हर्ट? द्वितीयक हृदय किसे बोलते हैं? शरीर का द्वितीयक हृदय किसे बोलते हैं? सेकेंडरी हर्ट किसको बोलते हैं? ये टार्सल ग्रंथियां तो किसमें पाई जाती है? आंखों में पाई जाती है। हम पूछ रहे हैं आपसे, शरीर का द्वितीयक हृदय किसे कहते हैं? आप सभी ने गलत कर दिया है, सभी ने गलत कर दिया। ये देखो, ये हमारे बच्चे हैं, एक बार इनकी बढ़ाई कर देते हैं, फिर ये हवा में उछलने लग जाते हैं, एक दूसरे का नकल कर करके और आंसर डालते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमको पता है अभी आप बच्चे हो। हाँ, ये हमें पता है, आपको नहीं पता है, आप तो अपने आप को वो मानते हो। तो देखो इधर, हाँ, सेकेंडरी हार्ट हमने, एक तो हृदय का हृदय, हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट क्या? हार्ट ऑफ हार्ट होता है ऐसे नोड, हृदय का हृदय कहते हैं ऐसे नोड को। और इसी को पेस मेकर भी बोलते हैं, इसी को गति निर्धारक भी बोलते हैं। हम द्वितीय हृदय, ये लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित है। लसिका, हाँ, पवन कुमार लोधी, लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित है, और इसका नाम है सिस्टरना चाइली। सुना होगा आपने सिस्टरना चाइली। इसमें खुद में संकुचन पैदा करने की क्षमता नहीं होती। जो शरीर के पश्च भाग से जो लसिका वाहिनियां आती है उनको ड्रेन करता है, ये डायफ्राम के, डायफ्राम में जो हलचल होती है, डायफ्राम के हलचल की वजह से इसमें संकुचन होता है, और ये लसिका को पंप करता है हार्ट की ओर। हाँ,
इसी को बोलते हैं हम क्या, हाँ, शरीर का द्वितीयक हृदय बोलते हैं, सेकेंडरी हार्ट। और हम आपसे पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। बताइए कौन सा हार्मोन बीएमआर से संबंधित है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचय दर से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ एक हार्मोन है जो बीएमआर को कंट्रोल करता है। बताइए भाई, बीएमआर, थायरोक्सिन, थायराइड नहीं, थायरोक्सिन बोल दो, हार्मोन का नाम हम पूछते हैं, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन आपको पता है बीएमआर को कंट्रोल करता है। अगला हमारा आपसे प्रश्न रहेगा, सबसे बड़ी आईजी कौन सी है, इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है? बताएं भाई आंसर। ये देखिए, अजय का आ गया आईजीएम, रोशनी, जेठा, पवन, कैलाश, धन्नु, मनलाल, एस वासुनिया, सभी का आ गया। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, स्रावी प्रतिरक्षी कौन सी है? सिक्रीटरी एंटीबॉडी, स्रावी प्रतिरक्षी कौन सी होती है? सिक्रीटरी एंटीबॉडी, हाँ शॉर्ट में लिख दो भाई। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, बहुत बढ़िया। अगला, सतही प्रतिरक्षी कौन सी होती है? अब रुक जाओ, अब सतही का आंसर दो। आर्या, आर एस, जेठाराम, सभी का सही है। डीएस, सभी का सही है। अब हम पूछ रहे हैं सतही या सरफेस एंटीबॉडी, सरफेस एंटीबॉडी। अजय राजपूत, मिहिर पाटीदार, पवन, दीपक, रोशनी, बिल्कुल नरेंद्र वर्मा, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, आईजीडी, आर्या। हाँ, अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताओ किस एंटीबॉडी में जे चेन पाई जाती है? जे चेन किस में पाई जाती है? महेंद्र धाकड़, शुभम हेगडेकर, ये क्या लिखा है 0.2 में पाटीदार ने? हाँ, जे चेन किस में पाई जाती है? वेरी गुड, दो चार बच्चे और भी ज्यादा पढ़ने वाले हैं, उन्होंने आंसर दे दिया। आईजीएम के अंदर जे चेन पाई जाती है। हाँ, और ये आईजीएम होती है, आपको पता है इस तरह से होता है एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, वाई शेप होता है। और ये पेंटामर जो है, ये पेंटामर बनाता है कौन? आईजीएम। इस तरह से 5 जो एंटीबॉडी जो है इस तरह से जुड़ी होती है, और ये क्लंपिंग करता है, क्लंपिंग करने का काम करती है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। और सबसे पहले बनती है संक्रमण के दौरान, सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन होती है कौन सी? आईजीएम। और आईजीए आपको पता है, ये आंसू, लार, स्राव, पसीना, जो भी स्राव है उनमें आईजीए पाई जाती है। और जो बी लिम्फोसाइट होती हैं उनकी सतह पर पाई जाने वाली होती है आईजीडी। अब बच गई हमारे 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, एक तो आईजीजी, आईजीजी और आईजीई, दोनों के बारे में हम आपको बता देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी का सबसे छोटा अणु होता है और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। आईजी, और सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन पूछे तो ये आईजी जी है। आईजीई की बात करें, ये एलर्जी से संबंधित है। और जब एलर्जी या फिर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इओसिनोफिल्स बढ़ती हैं तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगला हमारा प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं भाई, एक हम ब्लड से पूछ लेते हैं। बताएं, गाय की आरबीसी का जीवन काल, गाय की आरबीसी का जीवन काल बताएं, बताएं। मर्सी वेट, गाय की आरबीसी का जीवन काल बताओ। 80% क्या लिख दिया आपने? हाँ, लगभग 140 से 160 दिन होता है। हाँ, अगला प्रश्न बताएंगे आप, सभी का सही है भाई। 120 नहीं है भाई, 140 से ऊपर है। 120 किसने बताया? 140 से 160 दिन के आसपास आएगा। हाँ, ये तो 120 दिन तो देखे, 120 दिन आता है तो इसमें मानव आता है उत्तर और कुत्ता आता है। मानव के द्वारा सबसे पहला पाला गया जो जानवर था वो कुत्ता था।
तो मानव और कुत्ते का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है और वो आप अभी भी देख रहे होंगे। मानव बहुत अच्छे अच्छे कुत्ते पालता है और एक दूसरे को भी। अगला प्रश्न हमारा आपसे है, बताएं जई का बॉटनिकल नेम बताओ, जई का वनस्पतिक नाम बताओ। रोशनी, जई का वनस्पतिक नाम। दीपक पाटीदार हंस गया, अरे भाई हंसो मत। जई का बॉटनिकल नेम बताओ। हाँ, एवेना सेटाइवा, तभी कहा गया, बिल्कुल तभी कहा गया, एवेना सेटाइवा। हाँ, अब मैं बता देता हूँ। ज्वार का होता है सोरगम वल्गेर या सोरगम बाइकोलोर, आपको याद होगा वैसे। ग्वार का होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, और जौ का होता है हार्डियम वल्गेर। ये चारा फसलें हैं, ऐसे समझ लो। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। सरसों का होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। देखिए, सरसों का प्रश्न दो तीन जगह बन सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो आयोडीन की कमी कौन सा पादप करता है, तो आयोडीन की कमी ये सरसों से होती है, क्योंकि सरसों में एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है, माइरोसिनेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी करता है। तो जो लोग कच्ची सरसों को पशुओं को खिलाते हैं, उनके पशुओं के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिक रेट गिर जाती है, जिससे उनकी मिल्क का प्रोडक्शन घट जाता है। इसलिए जब ऐसे पशुओं के आहार में थोड़ा आयोडीन या नमक मिलाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक, तो उनका प्रोडक्शन वापस से ठीक आ जाता है। एक थायरोग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन्स होती हैं, जिनको पशुओं के आहार में मिलाया जाता है, जिससे भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से भी दुग्ध का उत्पादन बढ़ता है। तो सरसों का होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ऐसे ही आपको हम बताएं, जैसे कुछ पेड़ होते हैं, उनको भी कई बार काम में ले लिया जाता है। पीपल, पीपल के पत्तों को भी परिस्थितियों में चारे की कमी में शुष्क अवस्था में खिलाया जाता है, या नीम को भी खिलाया जाता है। तो पीपल का जो बॉटनिकल नेम होता है फाइकस रिलीजियोसा, नीम का होता है जारडिक्टा इंडिका। ऐसे ही आप बहुत सारी फसलें हैं, इन्हीं में आप देखो, मक्का है, जिया मेज है, बाजरा है, बाजरा पेनिसिटियम टाइफोइडिस। तो इस तरह से आप बॉटनिकल नेम भी याद रखें, एक आध पूछ सकता है, क्योंकि फोल्डर में से एक प्रश्न बन सकता है आपके किसी भी प्रकार का। हाँ भाई, ठीक है, आपको आता है। अगला प्रश्न बताएं, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बाइल का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? बताओ भाई बच्चों। आंसर पहले से ही सही आ गया। हाँ, लीवर में होता है, और इकट्ठा कहाँ होता है? गाल ब्लेडर में। पित्त इकट्ठा कहाँ होता है? गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, निर्माण होता है। बताएं भाई, सोमेटोट्रोपिक ट्रोपिक हार्मोन कौन सा होता है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, किस हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं? ये पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन होता है। कैलाश कुशवाहा, राधे राठौड़, बताइए। बिल्कुल, जीएच को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, चारे की कुट्टी काटने, कुट्टी काटना कहलाता है। चारे को एक समान छोटे छोटे टुकड़ों में, इस तरह से टुकड़ों में काटना क्या कहलाता है? कुट्टी काटना क्या कहलाता है? लक्की सेन, बताएं भाई। चारे की कुट्टी काटना या छोटे, चॉपिंग या चाफिंग? सही है, चाफिंग या चॉपिंग कहलाता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, ऑसकॉक्से जिसको हिप बोन बोलते हैं, ऑसकॉक्से की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि, ऑसकॉक्से। ऑसकॉक्से आपको पता है, हिप बोन को ही बोलते हैं, पेल्विक बोन को, या पेल्विक ग्रिडल को बोलते हैं। ग्रिडल में दो बोन और आ जाती है। कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? प्यूबिस। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। धनु साहू, अजय, लक्की सेन, प्यूबिस।
प्यूबिस हड्डी सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी होती है इलियम। इलियम। अब हम आपसे पूछते हैं शरीर का सबसे बड़ा छिद्र कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन। सबसे बड़ा फोरामेन। शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन। अजय राजपूत, पवन कुमार लोधी, बताओ। और राधे लक्की सेन, सभी का आ गया। हाँ। अगला प्रश्न रहेगा, सभी का सही है भाई। हाइपोकैलीमिया किसकी कमी को कहते हैं? हाइपोकैलीमिया किसकी कमी को हाइपोकैलीमिया कहते हैं? हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी को बोलते हैं? पोटेशियम की कमी को बोलते हैं, बिल्कुल पोटेशियम की कमी को बोलते हैं भाई। कैलियम पोटेशियम के लिए यूज किया जाता है। हाँ। कौन सी कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सी सेल से निकलता है या स्रावित किया जाता है? बताएं। महेंद्र धाकड़, पवन, बिल्कुल सभी का सही है। लेडिंग, एल लिख दिया आपने, बहुत है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं, बताएं। विप वर्म। विप वर्म किस वर्म को कहते हैं? कौन से वर्म को विप वर्म या चाबुक कृमि? इसकी शेप ऐसे होती है, कोड़ा होता है, चाबुक मारने वाला की तरह होता है। विप वर्म किसको बोलते हैं? ट्राइच्यूरिस को बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं इसका मतलब। अगला प्रश्न रहेगा मेरा, पाइगो स्टाइल किसमें पाया जाता है? पाइगो स्टाइल। पाइगो स्टाइल एक जीव है जिसमें पुच्छीय कशेरुकाएं मिल करके और एक संरचना बना लेती है। बिल्कुल मुर्गी में या फाउल में पाया जाता है पाइगो स्टाइल। पुच्छीय कशेरुकाएं, पाइगो स्टाइल। और सिनसेक्रम, सिनसेक्रम किसमें पाया जाता है? मुर्गी में ही पाया जाता है सिनसेक्रम। लंबर और सेक्रम जो वर्टिब्रा है वो फ्यूज हो जाती हैं और इसमें कॉक्सिजियल चौथी से नवीं जो कॉक्सिजियल वर्टिब्री है वो फ्यूज हो जाती है, जो पाइगोस्टाइल बनाती है। अगला प्रश्न, फर्कुला अस्थि किसमें पाई जाती है? फर्कुला बोन। फर्कुला अस्थि किसमें पाई जाती है? बताएं भाई। फर्कुला अस्थि किसमें पाई जाती है और किस हड्डी को बोलते हैं? ये भी बता सकते हो आप। मुर्गी में ही पाई जाती है और किस हड्डी को बोलते हैं ये भी बता सकते हो आप। कौन सी हड्डी को मुर्गी में फर्कुला हड्डी बोलते हैं? शंकर निनामा, धनुष, साहू, बताएं भाई। क्लेविकल या कॉलर बोन? हाँ। और कील बोन कौन सी हड्डी को बोलते हैं? कील बोन। कील बोन कौन सी हड्डी को बोलते हैं? रोशनी, क्लेविकल बोन को बोलते हैं। ठीक है, कील बोन बताएं। बिल्कुल स्टर्नम को बोलते हैं। इससे ज्यादातर मसल्स जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से। और इससे क्या है, पक्षी जब उड़ता है तो उसको डायरेक्शन मिलती है कील बोन से, एक तरह से। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, ब्रॉड लिगामेंट किससे जुड़ा होता है? ब्रॉड लिगामेंट किस अंग को संभालता है, किस अंग को साधता है? ब्रॉड लिगामेंट किस अंग को साधता है या उसे मेंटेन करके रखता है? देखिए, ब्रॉड लिगामेंट मेनली यूट्रस को करता है। अब आपको डायग्राम में बताऊं, देखिए इस तरह से, ये ये बाइकॉर्नुएट यूट्रस है और ये ओविडक्ट हो गई, ये ओवरी हो गई, और ये सर्विक्स, और ये वेजाइना। तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ होता है इस यूट्रस को साधने के लिए, इसकी बॉडी को साधने के लिए या इसके हॉर्न्स को साधने के लिए, ज्यादातर पोर्शन होता है ब्रॉड लिगामेंट का होता है। अब इस ब्रॉड लिगामेंट के भी कई भाग होते हैं। जैसे जो यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है मीज मीजोमेट्रियम, और ओवरी से जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। इस तरह से इसके भाग होते हैं ब्रॉड लिगामेंट के। बाकी बेसिकली ये गर्भावस्था में इस यूट्रस को रोके रखता है, और जब जानवर ओल्ड एज का हो जाता है तो ब्रॉड लिगामेंट ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण इसके अंदर जो फीटस बनता है वो फीटस साइज में बढ़ता है, तो वो इधर उधर घूम जाता है, जिसको बोलते हैं अपन टॉर्सन। और टॉर्सन
भी 4 डिग्री का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए फर्स्ट वाला 90 डिग्री पर रोटेट हो जाए, 180 पे सेकंड डिग्री, और 270 पे थर्ड डिग्री, और 360 पे 4 डिग्री टॉर्सन। 360 वाले को हम बोलते हैं कंप्लीट टॉर्सन। तो ये टॉर्सन होता है। और टॉर्सन देखिए पानी के अंदर जाने पर ज्यादा होता है, और भैंस के अंदर टॉर्सन ज्यादा पाया जाता है। हाँ बच्चे लिख भी रहे हैं कुछ, ठीक है। किंक्ड सर्विक्स का और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। किंक्ड सर्विक्स में आप बताइए कौन सी मेडिसिन लगाएंगे। किंक्ड सर्विक्स, आपको पता है किंक्ड सर्विक्स क्या होती है? जब सर्विक्स इस तरह से हो जाती है, उसमें गन पास नहीं हो पाती, मुड़ जाती है। हाँ भाई अभी बाद में बताएंगे। अभी भाई कॉर्नुएट और भाई पार्टिएट के एग्जांपल्स, अभी मेरा टाइम हो गया। हाँ अस्पताल भी जाना है। वेल्थामेट ब्रोमाइड, वेल्थामेट ब्रोमाइड, वेल्थामेट ब्रोमाइड, वेल्थामेट ब्रोमाइड जो कि एपिडोसिन नाम से आता है, उसको किंक्ड सर्विक्स की कंडीशन में लगाया जाता है। सर्विक्स को रिजर्वायर ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं। रिजर्वायर स्पर्म यानी स्पर्म्स को का संग्रहालय। और एआई करते हैं उसमें, सर्विक्स में ही डालते हैं, मिड सर्विक्स में सीमन छोड़ते हैं एआई गन के द्वारा। और एक चीज और आपको सर्विक्स से संबंधित बताएं, सर्विक्स को नेक ऑफ वोम्ब भी कहते हैं, नेक ऑफ वोम्ब भी कहते हैं। वोम्ब का मतलब होता है यूट्रस। रिजर्वायर ऑफ स्पर्म भी कहते हैं सर्विक्स को। और वेल्थामेट ब्रोमाइड लगा करके सर्विक्स को ढीला किया जाता है, लूज किया जाता है। हाँ, ठीक है। 2-4 प्रश्न और पूछ लेता हूँ आपसे, बताएं भाई। हाँ, एक आपको मैं उपकरण बना रहा हूँ, बताइए ये उपकरण किस में काम आता है। ये लो एक पाइप हुआ, ये लो दूसरा पाइप हुआ, और ये दोनों पाइप आपस में जुड़े हुए हैं, और इसमें होकर के एक वायर आ रहा है, वायर, और ये वायर इस तरह से जा रहा है, ठीक है। बताइए ये उपकरण कहाँ पर, ये पाइप है, कहाँ पर काम आता है ये उपकरण। ये उपकरण है हाइगेशन फीटोटोमी। बिल्कुल कमल सोलंकी का आंसर बिल्कुल सही है। फीटोटोमी में काम आता है, फीटोटोमी में काम आता है। इसे थाइगेशन फीटोटोम उपकरण भी बोलते हैं, थाइगेशन फीटोटोमी एपरेटस। यहाँ पर जैसे मान लीजिए फीटस का पैर या कोई भी अंग यहाँ दे दिया, और इधर से ऐसे चलाते हैं इसको, जैसे जो आरी चलाते हैं इस तरह से चलाते हैं, रस्सी चलाते हैं या छाछ बनाते हैं, इसी तरह से पहले बनाते थे। आजकल तो मशीन आ गई है छाछ की भी, तो आजकल क्या है ये बता नहीं सकते। ठीक है, अगला प्रश्न आप बताएंगे हमारा आज का। हाँ, ल्यूटियल सिस्ट के ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे। ल्यूटियल सिस्ट के ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप, कौन सी दवाई दोगे। ल्यूटियल सिस्ट के ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे। बिल्कुल सही है, PGF2 अल्फा दोगे, PGF2 अल्फा। फॉलिक्यूलर सिस्ट के ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे। फॉलिक्यूलर सिस्ट LH की कमी से होता है, तो आप LH दे दो, LH का एनालॉग दे दो। ठीक है, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा रहा है। रोप ट्रस, रोप ट्रस से आप समझते होंगे, रोप ट्रस का उपयोग किस में किया जाता है। बताओ भाई पवन, सभी का सही है, रोप ट्रस का उपयोग बताओ किस में किया जाता है। रोप ट्रस प्रोलैप्स में किया जाता है बेटा, वो प्रोलैप्स में, प्रोलैप्स में किया जाता है। और जो हड्डी टूट जाती है, जो हार्ड टिश्यू है इसका फ्रैक्चर हो जाता है, मान लीजिए ये बोन है, और ये बोन यहाँ से फ्रैक्चर हो गई, ये टूट गई इस तरह से, तो जो बाहर लगाते हैं इस अंग के सपोर्ट के रूप में लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं। लक्की सेन बताएं। इस तरह से हड्डी टूटी और आपने हड्डी के सपोर्ट के लिए इस तरह की कोई चीज लगाई, उसको टेक्निकल टर्म में आप क्या कहोगे। स्प्लिंट कहोगे, बिल्कुल सही है, स्प्लिंट, या जिसको हम कहते हैं खपच्ची, पच्ची या स्प्लिंट कहते हैं। हाँ, तो बताइए
घोड़े के एक पैर में कितनी स्प्लिंट बोन होती हैं? घोड़े के एक अग्रपाद में कितनी स्प्लिंट बोन होती हैं? बताएं भाई, घोड़े के एक अग्रपाद में कितनी स्प्लिंट बोन होती है? टीकम यादव, अभी हाँ बिल्कुल, मिही पाटीदार, बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता देते हैं, जो मेटा स्मॉल मेटा टार्सल या स्मॉल मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, इस तरह से ये बड़ी मेटाकार्पल या मेटाटार्सल हो गई। मेटाटार्सल तो पिछले पैर में, मेटाकार्पल अगले पैर में। तो ये छोटी वाली जो होती है, इनकी नंबरिंग होती है दूसरी और चौथी, ये बीच वाली होती है तीसरी। तो इन दोनों को हम स्प्लिंट बोन भी कहते हैं। हॉर्स में दो पाई जाती है दोनों साइड में, और ये होती है स्मॉल मेटाकार्पल और स्मॉल मेटाटार्सल, घोड़े में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, हमारा भी टाइम हो गया। थैंक यू।